कहानी की शुरुआत में हम एक सत्या नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बस से उतरती है। वो पहली बार अपने गांव से शहर आई थी, इसलिए लोगों की इतनी भीड़ देखकर काफी डर रही थी। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि मैं सही जगह पहुंच गई हूं, और फिर वो किसी और को भी कॉल करती है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बस स्टैंड पर उसे अकेली देखकर कुछ आदमी उसे घूर भी रहे थे और उससे पूछने लगे कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। सत्या डर रही थी और वो उनका कोई जवाब नहीं देती। तभी उसने सामने एक पुलिस वाले को देखा और वो जल्दी से उसके पास जाकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला भी ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकता और उसके चले जाने के बाद वो फिर से डरने लगती है। सत्या वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो नोट करती है कि दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और वो उनसे बचते बचाते वॉशरूम में चली जाती है और वो फिर से उसी नंबर पर कॉल करती है। अब कॉल तो जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। और आखिर सत्या अपने गांव से शहर क्यों आई है, आखिर वो यहाँ किसे ढूंढ रही है और किसे कॉल कर रही है, ये सब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, जहाँ पर हम सत्या का गांव देखते हैं। वो उस गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी और यहाँ उसकी बहुत अच्छी सहेली दीपा भी है। सत्या किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। उससे पहले वो अपने मंदिर में एक गुड़िया रख कर जाती है और भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि जब तक मैं नहीं आ जाती इसकी रक्षा करना। वहीं दूसरे गांव में हम एक मुरली नाम के आदमी को देखते हैं। मुरली एक ऑटो ड्राइवर है जो बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का काम करता है। वो बच्चों को स्कूल लेकर जा ही रहा था, तभी एक औरत अपने बच्चे को वहाँ लेकर आती है और मुरली से कहने लगी कि आज मेरे बच्चे को भी अपने ऑटो में बैठा कर ले जाओ। तब मुरली ने कहा कि मैं एक्स्ट्रा बच्चे को नहीं ले जा सकता क्योंकि ऑटो ऑलरेडी फुल हो चुका है और एक्स्ट्रा बच्चा ले जाना सेफ नहीं होगा। उसकी इतनी बात सुनकर एक आदमी ने कहा कि वाह, ऑटो ड्राइवर तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर कितने पैसेंजर को लेकर जाते हैं, चाहे उनके ऑटो में सवारियों की जगह भी ना हो, लेकिन तुम तो बच्चों की सेफ्टी का कितना ध्यान रखते हो। मुरली वहाँ से बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर देता है और फिर उसे हॉस्पिटल की एक सवारी मिलती है। वो उस औरत को बैठाकर हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है, जहाँ मुरली के दोस्त शराब पीकर जुआ खेलते हैं, लेकिन मुरली कहता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई में ही खुश हूँ। उसके सारे कामों से यही पता चलता है कि मुरली सबकी मदद करता है और इसी वजह से गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जो दूसरे गाँव से जाकर कुछ ब्लाउज पीसेस के कपड़े खरीद कर लेकर आई है, क्योंकि उसकी माँ सिलाई का काम करती है। तभी दीपा सत्या का फोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लग जाती है। सत्या ने उससे कहा कि घर जल्दी चलो, नहीं तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे। इस पर दीपा ने कहा कि यदि मेरे पास फोन होता तो मैं तुमसे भला क्यों मांगती। और फिर रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम राजू है। राजू एक पैसे वाला आदमी है और वो सत्या को पसंद करता है, लेकिन सत्या हमेशा उसे इग्नोर करती है। घर पहुंचकर सत्या के पिता उस पर चिल्लाने लगे कि इतनी देर तक कहां से घूम कर आ रही हो। और अगली सुबह दीपा अपनी भाभी का एंड्रॉयड फोन लेकर सत्या के घर आती है। तभी सामने से सत्या के पिता वहां पर आ जाते हैं और दीपा से वो फोन लेकर कहते हैं कि इन फोन के चक्कर में कई सारी मुसीबतें आ जाती हैं, तुम जाकर सत्या से मिल लो और जाते हुए ये फोन वापस ले लेना। अंदर जाकर दीपा सत्या से कहती है कि मैं तुम्हें एंड्रॉयड फोन दिखाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने वो मुझसे पहले ही छीन लिया। सत्या उसे एक लिफलेट दिखाती है कि इसमें एक शोरूम है जहाँ पर एंड्रॉयड फोन सिर्फ 7,000 के मिल रहे हैं। मैंने 5,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं और बाकी के पैसे जमा करके मैं भी वो फोन ले लूंगी। और फिर कुछ देर के बाद सत्या मंदिर जाने के लिए तैयार होने लगती है। जाने से पहले उसकी माँ ने उससे कहा कि कैलेंडर में जो नंबर लिखा है उस पर कॉल करो और उन्हें बताओ कि उनका ब्लाउज रेडी हो गया है, वो आकर ले जाएं। सत्या ने कैलेंडर में लिखे हुए नंबर को डायल किया, लेकिन वो एक नंबर गलत टाइप कर देती है और ये कॉल लग जाती है उस ऑटो ड्राइवर मुरली को। सत्या ने उससे कहा कि आपका ब्लाउज रेडी हो गया है, आप यहाँ आकर वो ले जाएं। लेकिन इस बात को सुनकर मुरली भी हैरान था। मुरली ने उससे कहा कि आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तब सत्या को पता चलता है कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया था। फिर वो सही नंबर डायल करके कस्टमर को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ मुरली फिर से सत्या को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता
वहीं रास्ते में दीपा सत्या से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं आ रही क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। और फिर सत्या अकेली ही मंदिर चली जाती है और तभी मुरली का कॉल आता है। उसने कहा मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन सत्या ने कहा कि आपका नंबर गलती से डायल हो गया था। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम राजू को देखते हैं जो कि कपड़ों की नई दुकान खोल रहा था। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं तो फिर ये कपड़ों की दुकान की जरूरत भला तुम्हें कैसे पड़ गई। दरअसल राजू कपड़े की दुकान इसलिए खोल रहा है ताकि सत्या उसी की दुकान से कपड़े खरीद सके, उसे दूसरे गांव ना जाना पड़े। इसी बहाने वो उसकी दुकान भी आ जाया करेगी। राजू की माँ को पता है कि वो सत्या को पसंद करता है, लेकिन उसकी माँ इस बात से खुश नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुरली फिर से सत्या को कॉल करता है जब वो एक फंक्शन में थी। वो बार बार उससे यही कह रही थी कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन फिर भी मुरली कॉल किए जा रहा था और उसने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तभी सत्या के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। उनके पूछने पर सत्या ने बताया कि बस मैं कस्टमर केयर को कॉल कर रही थी, लेकिन सत्या ने मुरली की कॉल कट नहीं की थी और वो सब कुछ सुन रहा था। कुछ देर के बाद सत्या अपनी सहेलियों के साथ पहेलियों को सुलझाने का खेल खेल रही थी। तभी एक ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होने पर बड़ी होती है लेकिन मरने पर छोटी हो जाती है। सबने अपने अपने हिसाब से आंसर बताया और तभी मुरली का मैसेज आता है और इसका आंसर था मोमबत्ती। सत्या मैसेज देखकर सबको जवाब बताती है और यही सही जवाब था और इसी बहाने सत्या और मुरली की बातचीत शुरू हो गई। वो अक्सर सत्या को कॉल करता है, लेकिन सत्या अभी भी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। अगले दिन राजू की दुकान का उद्घाटन था। सभी गांव वालों को वहां पर इनवाइट किया गया था, इसलिए सत्या भी अपने परिवार के साथ वहां पर आती है। वहां सत्या को एक ड्रेस पसंद आती है। उसका प्राइस पूछने पर राजू ने कहा कि आज उद्घाटन का दिन है, इसलिए सबके लिए डिस्काउंट है। इस पर राजू की माँ से बोलने लगी कि इस तरह डिस्काउंट दोगे तो दुकान भला कैसे चलेगी। और उसकी माँ सत्या के पिता से भी कहने लगी कि इस तरह जवान बेटी को घर पर रखोगे तो सबकी नजर तो पड़ेगी ही, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देते। इस तरह की बातें करके वो सत्या के पेरेंट्स की इंसल्ट करने लगी। इस बात से उसके पिता को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने उनका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सत्या के पिता राजू की मिल में ही काम करते हैं। आज राजू की दुकान में जो कुछ भी हुआ, इस बात से सत्या काफी दुखी है। तभी उसके पास फिर से मुरली का कॉल आता है। आज दुकान में जो कुछ भी हुआ सत्या ने उसे बताया। मुरली उसे समझाता है कि इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। उसकी बातें काफी समझदारी वाली होती हैं, इसलिए सत्या अपनी पर्सनल बातें भी उसे शेयर करने लगी थी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में कुछ लड़के लड़कियों को तंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है और वो उन्हें डरा धमकाकर लड़कियों को अपने ऑटो में बैठा लेता है। उसने अपना नंबर भी उन्हें दिया और कहा कि यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्या की छोटी बहन एक लड़के की साइकिल में बैठकर स्कूल से घर आती है। जब उसके पिता ने उसे देखा तो उसने उसे बहुत मारा। उसकी बहन ने बताया कि वो भैया मुझसे बहुत बड़े हैं और मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। इतनी दूर पैदल चलने में मेरे पैर दुखने लगते हैं, इसलिए मैं उनके साथ आ जाती हूँ। यदि मेरे पास साइकिल होती तो मैं किसी के साथ क्यों आती भला। उसकी बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब साइकिल खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए सत्या अपने फ़ोन के लिए जो 5,000 रुपये इकट्ठे करके रखे थे, वो पैसे अपनी बहन की साइकिल लेने के लिए दे देती है। अगली सुबह सत्या की बहन उसके पास आती है और वो अपनी बहन को खींचते हुए एक जगह पर लेकर जाती है। सत्या ने देखा कि गांव में राजू ने अपनी दुकान के बैनर में सत्या का फोटो लगवा रखा है। अपना फोटो देखकर सत्या को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसे डर है कि उसके पापा क्या कहेंगे। और जब इसके बारे में उसके पिता को पता चला तो वो तुरंत ही राजू के पास पहुंचे और उससे कहा कि मैं आपकी मिल में काम जरूर करता हूँ, लेकिन इस तरह मेरी बेटी का फोटो लगाकर आप हमें बदनाम नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सत्या मुरली को कॉल करती है, लेकिन मुरली उस वक्त अपने काम में बिजी था और उसका फ़ोन उसकी बहन उठा लेती है। वो मुरली के बारे में उसे बहुत सारी बातें बताती है और कहती है कि मुरली अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है
वो सबकी मदद करता है, चाहे किसी को जानता हो या ना जानता हो। मुरली के लिए इतनी सारी पॉजिटिव बातें सुनकर सत्या मुरली को पसंद करने लगती है। सत्या ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सबकी मदद करते हो। इस तरह कुछ दिन और बीते और अब सत्या और मुरली एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन एक दिन राजू अपनी माँ को मनाकर सत्या के घर रिश्ता लेकर आता है। लेकिन राजू की माँ फिर से सत्या के पिता की इंसल्ट कर देती है कि तुम हमारे सामने क्या हो ये तुम खुद जानते हो। और इस बात से सत्या के पिता को बहुत दुख पहुंचता है और वो राजू के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहते। इस बात से सत्या बहुत खुश थी। वो इस बारे में मुरली को भी बताती है। वहीं राजू बहुत दुखी था। उसे खुश करने के लिए उसकी माँ बिजनेस के लिए पैसे भी देती है। लेकिन राजू कहता है कि आप जब मेरी पसंद की लड़की से मुझे शादी नहीं करने देती तो ये पैसा किस काम का। अब वो अपनी माँ से बहुत नाराज है। लेकिन उसकी माँ को धीरे धीरे समझ आता है कि उसने जो भी अपने बेटे के साथ किया वो गलत था। इसलिए वो एक बार फिर से सत्या के घर जाती है और इस बात से सत्या बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तुरंत ही इस बारे में मुरली को बताती है और उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ आकर ले जाओ। तो मुरली ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकता। तुम्हें यदि मेरे पास आना है तो तुम्हें विशाखापट्टनम आना होगा। और इसके लिए सत्या भी मान जाती है। लेकिन सत्या परेशान है कि अब वो अपने पेरेंट्स से कहेगी क्या। इसी बीच उनके रिश्तेदार में एक शादी थी। सत्या के माता पिता और उसकी छोटी बहन शादी में चले जाते हैं और उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया था कि वो दीपा को अपने घर पर बुला लेगी। और अब उनके लौटने से पहले सत्या विशाखापट्टनम जाकर मुरली से मिलना चाहती है। इस बात के लिए पहले तो दीपा नहीं मानती, लेकिन उसके मनाने पर वो खुद ही उसे बस में चढ़ा कर आती है। और इस तरह सत्या अपने गांव से विशाखापट्टनम चली जाती है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। जब वो दो आदमी उसका पीछा कर रहे थे तो वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लेती है और लगातार मुरली को कॉल किए जा रही थी। वो दो आदमी एक औरत से उसके बारे में पूछ रहे हैं कि एक लड़की जो अभी यहाँ पर थी वो कहाँ गई। वो औरत वॉशरूम का दरवाजा पीटती है कि कब से अंदर गई हो, बाहर आओ। लेकिन सत्या अभी भी मुरली का फोन ट्राई कर रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार मुरली फोन उठा लेता है। सत्या ने कहा कि मैं कब से फोन कर रही हूँ। तब मुरली ने उससे कहा कि तुम कहाँ पर हो, मैं बस 2 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। और तब सत्या की जान में जान आती है और वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वो आदमी फिर से सत्या का पीछे करने लगते हैं। तभी सत्या के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसका नाम रामकृष्ण था। सब उसे आरके बुलाते हैं। आरके को देखकर वो दो आदमी वहां से भाग गए। सत्या आरके को मुरली समझ लेती है और उससे कहती है कि इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। और फिर वो आरके के पीछे पीछे जाने लगती है। आरके सत्या को ले जाकर पानी पिलाता है और आरके के हाथ में मुरली का फोन था जो कि वो स्विच ऑफ कर देता है। और आखिर आरके के पास मुरली का फोन कैसे आया ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। दरअसल आरके एक ऐसा इंसान है जो कोई भी काम नहीं करता। उसके घर वाले भी उसे कहते हैं कि जाकर कोई नौकरी कर ले, लेकिन वो 20,000 की नौकरी नहीं कर सकता। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड नव्या भी है। वो अक्सर अपने खर्चों के लिए उससे पैसे मांगता है। नव्या उसे कहती है कि तुम कॉलेज के टाइम तो ऐसे नहीं थे, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पिता मेरी शादी तुमसे कभी नहीं कराएंगे। आरके ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द एक नौकरी तलाश लूंगा। और फिर नव्या उसे अपनी एक सोने की अंगूठी दे देती है। अगले दिन वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उससे वहाँ कहा गया कि तुम्हें ये नौकरी तभी मिलेगी जब तुम यहाँ 4 लाख रुपए भर दोगे। आरके बहुत परेशान था। वो वहाँ से बस स्टॉप पर पहुँचता है। वहाँ पर कोई झगड़ा चल रहा था। तभी वो मुरली से टकरा जाता है और इसी दौरान मुरली का फोन आरके के पास आ जाता है और इसीलिए आरके ने मुरली का फोन स्विच ऑफ कर दिया था। और अब ये सीन प्रेजेंट में आ चुका है, जहां मुरली विशाखापट्टनम की बस को देखकर उसके कंडक्टर के पास जाता है। वो कंडक्टर तब सामने ही खड़ा था। उसने बताया हाँ, गांव से एक लड़की आई तो थी। उसने सत्या की तरफ इशारा करके बताया कि वो रही वो लड़की। मुरली सत्या का नाम लेकर उसे आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुनकर वो उसे पहचान लेती है। आरके ने मुरली को बताया कि ये फोन मुझे नीचे पड़ा मिला और फिर दोनों अपना अपना फोन ले लेते हैं।
जो कुछ भी हो रहा था, सत्या बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। इसलिए मुरली उसे वहां से ले जाता है और उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराता है। अब सत्या थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी। दोनों एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आरके वहां पर बैठकर सत्या को घूरे जा रहा था। उसे देखकर सत्या फिर से घबराने लगी। मुरली उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन आरके उससे कहने लगा कि पार्क तुम्हारे बाप का नहीं है, और इस बात से दोनों में झगड़ा होने लगा। उन्हें रोकने के लिए सत्या भी वहां पर आ जाती है, लेकिन आरके उसे धक्का मार देता है और सत्या कीचड़ में जाकर गिर जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। लोगों ने आरके की तरफ इशारा करके बताया कि लड़ाई इसी आदमी ने शुरू की थी। वहीं आरके ने पुलिस को बताया कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। आरके अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि यहाँ एक आदमी से मेरा झगड़ा हो गया और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वहीं मुरली सत्या को लेकर एक शॉप पर जाता है और उसे एक ड्रेस दिलवाता है। ड्रेस चेंज करने के लिए वो उसे एक लॉज में लेकर जाता है। मुरली ने अपने कपड़े चेंज किए और सत्या से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद सत्या दीपा को कॉल करती है। उसने उसे बताया कि वो देखने में बहुत स्मार्ट है। मैं एक लॉज में हूँ और डरने की कोई बात नहीं है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और वो एक औरत थी। उसने बड़े अच्छे तरीके से पूछा कि आखिर तुम कहाँ से हो। यहाँ मुरली को जाते हुए आरके ने देख लिया था और वो उस ऑटो का पीछा करने लग जाता है। कुछ देर के बाद मुरली भी वहाँ पर आ जाता है। मुरली ने जब उस औरत को वहाँ पर देखा, उसने सत्या को बताया कि ये मेरी बहन की फ्रेंड है और उस औरत को वहाँ से बाहर ले गया। मैंने कितनी बार कहा था कि ठीक वक्त आने पर मैं लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दरअसल ये औरत इस लॉज की ऑनर है और मुरली सत्या को यहाँ कुछ और ही मकसद से लेकर आया है। वहीं आरके उस ऑटो ड्राइवर को रोकता है और वो मुरली के बारे में उससे पूछने लग जाता है कि तुमने उस आदमी को कहाँ पर ड्रॉप किया है। ड्राइवर उस लॉज का नाम बता देता है। वहीं सत्या ने मुरली और उस औरत की बातें सुन ली थी। मुरली के कमरे में अंदर आते ही सत्या उसे कहने लगी कि मुझे अभी अपने घर जाना है। मुरली हंसते हुए उससे कहता है कि अभी तो यहाँ पर आई हो, कुछ वक्त रुको फिर चली जाना। सत्या वहाँ से जाने की जिद करती है, लेकिन मुरली उसे बुरी तरह से पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। सत्या किसी तरह अपने आप को बचाकर बाथरूम के अंदर खुद को लॉक कर लेती है और तभी आरके अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। आरके मुरली को बहुत पीटता है और उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। हार कर मुरली उसे बता देता है और फिर आरके बाथरूम का दरवाजा पीटता है, लेकिन सत्या डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती और फिर आरके दरवाजा तोड़ देता है। सत्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी और तब आरके उसे समझाता है कि मुझ पर यकीन करो, हिम्मत से काम लो, और किसी तरह वो उसे वहां से बाहर लेकर आता है। आरके ने उसे बताया कि जब उस आदमी का फोन मेरे पास आ गया था तो उस फोन में एक औरत का कॉल आया था जो कह रही थी कि उस लड़की को जल्दी से मेरे पास एक्सपोर्ट कर दो। मुझे पता चल गया था कि वो आदमी तुम्हें गलत कामों में फंसाने वाला है, इसलिए मैंने उस आदमी का फोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। इसलिए मैं बार बार तुम्हारा पीछा कर रहा था और इसलिए आरके सत्या को बचाने के लिए लॉज तक पहुंच गया। मुरली ने सबके सामने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखी थी, खास करके लड़कियों के प्रति, ताकि उसके इस काले धंधे के बारे में किसी को पता ना चले, ना ही किसी का उसकी तरफ ध्यान जाए। वो इसी तरह लड़कियों का विश्वास जीतता था। ऑटो में जिन लड़कियों को उसने अपना नंबर दिया उनके लिए भी उसका यही मकसद था। आरके के पास कोई जॉब नहीं है, फिर भी नव्या को लगता है कि आरके एक बहुत अच्छा इंसान है। आरके नव्या से सत्या की बात कराता है और नव्या उसे समझाती है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो आरके तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सत्या अपने गांव लौट जाती है। वहीं नव्या ने मुरली के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए पुलिस मुरली और उसकी दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इस काले धंधे में उसकी बहनें भी उसका साथ देती थी। और फिर पुलिस को ये भी पता चलता है कि वो मुरली की सगी बहनें नहीं थी, वो बस मुरली के साथ मिलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाती थी। वहीं दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जो राजू की दुकान में कुछ कपड़े खरीदने जाती है। राजू ने उससे कहा कि मुझे अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार है।
सत्या ने उससे कहा कि जल्दी क्या है, हम दोनों इसी गांव में तो रहने वाले हैं। और वह स्माइल करके वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।